नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी थी सुप्रीम कोर्ट को, मेरे काम में हस्तक्षेप ना करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तमाचा जड़ा है, कहा है कि होश में आ जाओ, थोड़ी सी भी गलती नहीं पकड़ ली तो बिहार नहीं पूरे देश में तुम्हारी प्रक्रिया असंवैधानिक करार दे दूंगा, मतलब रद्द कर दूंगा। पहला मौका है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से चुनाव आयोग पर चढ़ा दिखा। ये मालूम पड़ा कि सर्वोच्च अदालत है। दो बड़ी सुनवाई थी, वक्फ बोर्ड बिल, दोनों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख बड़ा सख्त था। और आज लगा कि अदालत अगर अपनी सी पे आ जाए तो क्या होती है सरकार और क्या होती है सरकारी संस्थान। चुनाव आयोग आज बगलें झांकता नजर आया है, कुछ बोले नहीं है। अब चिंता यह होगी कि कहीं ऐसा ना हो साहब नाराज हो जाएं और प्रक्रिया ही अवैध घोषित हो जाए, रद्द हो जाए, तो मुंह दिखाने के काबिल बचेंगे नहीं। कहां कहां छिपाएंगे मुंह। सरकार के दबाव में आकर जो चुनाव आयोग कर रहा है, उसकी बात अब पूरी तरीके से सर्वोच्च अदालत को भी पता लग गई। अदालत जान चुकी है कि चुनाव आयोग पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल खेल रहा है। और यह आम नागरिक भी समझ चुका है। कभी वोट बढ़ाकर, कभी वोट घटाकर केवल चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख काम है। जनता मरती है तो मर जाए, भूख से व्याकुल है तो व्याकुल बनी रहे, रोजगार नहीं है तो रोजगार मत मिले, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। और विपक्ष भी इन मुद्दों को उठा नहीं पा रहा है, ना रोजगार का, न महंगाई का, न बेरोजगारी का, न स्वास्थ्य का। कल आपने देखा कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वो मेडिकल कॉलेज थी जहां जमीन पर मरीज पड़े हुए थे, बिलख रहे थे इलाज के लिए। ये हालात हैं हमारे देश के। और हम तीसरी अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं हर जगह। हम ये नहीं कहते कि जापान में गिने चुने लोग हैं, छोटे छोटे देशों में गिने चुने लोग हैं, उनसे हम ऊपर निकल गए। लेकिन कभी जनसंख्या घनत्व के हिसाब से ये तय होता है कि हमारे यहाँ क्या हालात हैं। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी, क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है। सबसे पहले शिव जी, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और सुप्रीम कोर्ट ने आज दो बड़े फैसले दिए, बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े फैसले दिए। और उन दोनों बड़े फैसलों के साथ गौतम अडानी साहब से जुड़ी भी एक बड़ी खबर आई है, साहेब और गौतम अडानी से भी जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। तो आज कई तरह की व्यवस्था थी, तो उसके चक्कर में मुझे अकेले वीडियो करना पड़ा। अपने दर्शकों को बता दूं कि वक्फ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर हमने एक वीडियो किया है, और अडानी पर साहेब की मेहरबानी पर भी एक वीडियो किया है, तो उसको जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। 2 तारीख बहुत कायदे से ध्यान रखिएगा, बहुत कायदे से ध्यान रखिएगा। 8 सितंबर जो हो चुका है, जो बीत चुका है, और 7 अक्टूबर जो कि आने वाला है। अब ये कल्पना कीजिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या कहा, आपने थोड़ी सी झलक दे दी, मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि चुनाव आयोग ने कह दिया, आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी नहीं दी थी, चुनाव आयोग ने चेतावनी दी थी, हमारे काम में दखल मत दो। कल को ईडी उठ जाएगी, कल को ईडी आ जाएगी शिव जी कि नहीं सुप्रीम कोर्ट खबरदार, हमारे काम में दखल दिया तो हमें जिसको मर्जी उठाएंगे, जिसको मर्जी गिरफ्तार करेंगे, बिना सबूत बिना चार्जशीट के महीनों तक जेल में रखेंगे, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी नेता हो। कल को सीबीआई भी कह देगा खबरदार सुप्रीम कोर्ट, हस्तक्षेप मत करना हमारे काम में। कल को इनकम टैक्स भी कह देगा, अच्छा ये तो केंद्रीय जांच एजेंसी है। कल को यूपी पुलिस उठ के चली जाए, खबरदार मेरे एनकाउंटर पे सवाल मत उठाना, ये आपका जुरिक्शन नहीं है। कई महत्वपूर्ण मामले चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भी यही कहने लगेंगे। तो सोच लीजिए कि किस तरह की अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में क्या कहा था शिव जी, सीधे सीधे कहिए। वो लगातार पहले सुझाव देता रहा, आधार मानो मानो मानो। चुनाव आयोग ने कहा नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, मेरी मर्जी, मैं नागरिकता तय करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं आधार नहीं मानूंगा। यानी मैं आपकी बात मानूंगा लेकिन खूंटा वही गाड़ूंगा जहां आप गाड़ने से मना कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा आधार मानो,
और आज की सुनवाई में तथ्यों के साथ एक एक करके बता दूं मैं। सीनियर वकील जो है राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को स्वीकार करने को कहा था, लेकिन अभी भी चुनाव आयोग आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहा है। बीएलओ को आदेश दिए गए हैं कि वो आधार कार्ड को स्वीकार ना करे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने खुलासा कर दिया कि जो बीएलओ आधार कार्ड को स्वीकार कर रहे हैं, सिंह जी खासतौर से कहूंगा दर्शकों से ध्यान दें, सिर्फ बिहार के नहीं पूरे देश के, क्योंकि लाइन में तो सबको लगना पड़ेगा, कागज तो सबको दिखाने पड़ेंगे। ज्ञानेश कुमार अड़े हुए हैं, इनकी जगह पर जो भी कुमार आएंगे वो भी इसी तरह से अड़े रहेंगे। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि जो भी बीएलओ उन 11 दस्तावेजों से अलग हटके आधार कार्ड को स्वीकार कर रहा है, उनको चुनाव आयोग दंडित कर रहा है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, चुनाव आयोग ने कहा मानेंगे, लेकिन उस आधार पर बीएलओ जिनका एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर्म को, उनको चुनाव आयोग दंडित कर रहा है। और ये कपिल सिब्बल ने साफ कहा कि आधार कार्ड को स्वीकार करने वाले अधिकारियों को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस पर कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग के वकील से कहा कि भाई पेश करो। तो चुनाव आयोग के वकील साहब राकेश द्विवेदी कह रहे नहीं, हमारे पास तो कागज नहीं है। जिसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि ये आपके दस्तावेज है, दिखाते हुए ये आपके दस्तावेज है और इस पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी का साइन है। यानी सीधे सीधे जो इससे पहले जो कहा था, जो कपिल सिब्बल ने इससे पहले की सुनवाई में 8 सितंबर की सुनवाई का मैं जिक्र कर रहा हूं कि 8 सितंबर की सुनवाई में ये सुप्रीम कोर्ट में तमाम तथ्यों को रखा गया। फिर उसकी सुनवाई की डेट 15 सितंबर यानी आज की तारीख रखी गई। आज निश्चित तौर पर इस मामले पर एक तरह से अंतिम फैसला आना था, लेकिन आज फिर याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये बता दिया गया कि चुनाव आयोग अपने ही नियमों का पालन नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं कर रहा है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख शब्दों में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है, अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम उसको देखेंगे। अगर बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में किसी भी तरह की अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आगे जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने स्पष्ट किया कि वह बिहार में एसआईआर पर टुकड़ों में कोई राय नहीं दे सकता। उसका अंतिम फैसला केवल बिहार पर ही नहीं होगा, बल्कि एसआईआर पर जो भी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला होगा वो पूरे देश में एसआईआर पर लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को रख दी है। यानी चुनाव आयोग जो चेतावनी दे रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर पलटवार करते हुए सीधे कह दिया कि अपनी हद में रहो, हम संविधान की रक्षा करने के लिए बनाए गए संस्था है और सुप्रीम कोर्ट हर हाल में संविधान की रक्षा करेगा। जो आदेश दिया उसको स्वीकार करो, आधार कार्ड को स्वीकार करो। अगर एसआईआर में गड़बड़ी हुई तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे और हम टुकड़ों में आदेश नहीं देंगे। हम जो भी आदेश देंगे वो पूरे देश पर, पूरे भारत पर लागू होगा जो आप एसआईआर करवाने जा रहे हो। और क्या कहा, जरा मैं भी किस किस के वकील ने क्या क्या कहा ये भी आपके सामने, बहुत दर्शकों के सामने थोड़ा सा संक्षेप में रख देता हूं। एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण साहब पेश हुए, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपनी ही प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा। जी, अब एडीआर के संस्थापक ही नहीं अब इस दुनिया में रहे, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। बेहद अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कोई चिंता नहीं की, बीच में उनसे कहा कि आप बार बार चुनाव की ये कमियां खोज के लाते हो, किसी दिन आपके घर ईडी सीबीआई आ जाएगी। तो उन्होंने जो शब्द कहे थे वो आज भी सबको याद है कि आएगी तो चाय पिलाएंगे और कहेंगे यहाँ जो कुछ मिल रहा हो वो ले जाओ, रह जाए तो छोड़ देना। ऐसे इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ताज्जुब ये बात मान लीजिए कि जिस दिन सीताराम येचुरी का निधन हुआ था और उनकी जो पुण्यतिथि थी, उस दिन वो कामरेड भी इस दुनिया से चला गया। अब एडीआर की रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में आएगी, लेकिन एडीआर भारत को एक मौका दे गया, भारत की एक युवाओं को एक नई सोच दे गया। और एडीआर ने ही ये साबित किया कि इस देश में 3000 राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं जो चंदा लेते हैं और चंदा लेकर गोलमाल करते हैं। 500 करोड़ का चंदा ले लेते हैं और बाद में वो चंदा किसी तरीके से उन्हीं लोगों को वापस कर देते हैं काम के नाम पर। और ये सब पोल खुलनी चाहिए, ये चंदा का धंधा बंद होना चाहिए। फिर कह रहा हूं कि चंदे का धंधा बंद हो। ये राजनीतिक दल किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, किसी को प्रदेश महामंत्री बना देते हैं, 20-20 लाख 15-15 लाख रुपया लेकर।
वो अपनी गाड़ी पे एक बैनर लगा लेते हैं, घर के सामने एक पोस्टर लगा देते हैं और यही सब चलता है। क्या चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है इन पार्टियों की जांच करना? चुनाव आयोग कहां-कहां कितना गंध में फंसा है, ये चुनाव आयोग साबित करता है। कहीं पर भी परीक्षा में इम्तिहान देता है। नहीं, एक बात और शिव जी, ये हमारी युवा एक पीढ़ी को एक मिनट, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी पिछले 1 वर्ष से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं कर पा रही है। कौन चला रहा है पार्टी को? रोज संसदीय दल की बैठक होती है। देश में सत्ता में, केंद्र में सरकार, राज्यों में सरकार, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेशों में सरकार, और उसके बाद उसके पास अपना एक चुना हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। कार्यवाहक अध्यक्ष से चला आ रहा है 3 साल से। क्या मजाक बना दिया चुनाव आयोग ने पूरे सिस्टम को। मतलब जो बीजेपी, अरे चुनाव आयोग को अपना कार्यालय बीजेपी के ऑफिस में भाई खोल लेना चाहिए, जाके चुनाव आयोग का नाम खत्म कर देना चाहिए, बीजेपी आयोग लिख देना चाहिए। जी पाठक जी। बिल्कुल, इस तरह का सुझाव तो दिया गया, लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है उनको नहीं पता, ज़रा मैं बता दूँ। वो लोग पढ़ते होंगे ना कि कितने अपराधी चुनाव जीत गए, कितनों के पास कितनी संपत्ति है। राजनीतिक दलों की संख्या के बारे में आपने बता दिया, गुजरात को लेकर खुलासा हुआ था कि गुजरात में कई ऐसे राजनीतिक दल थे जिनको हज़ारों करोड़ रुपए का चंदा मिला और 1000 वोट भी नहीं मिल पाए। उसमें भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। और एक बात आप तय मान के चलिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ शिव जी, कि इस देश में कांग्रेस पार्टी अगर सबसे ज्यादा मजबूत किसी राज्य में है तो वो गुजरात में है, लेकिन फिर भी वो विधानसभा चुनाव जीत नहीं पा रही है 1995 के बाद से। थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो कांग्रेस को बहुत कुछ पता लग जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने एडीआर का जिक्र किया, एडीआर के संस्थापक जगदीप एस छोकर साहब, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। मैं यंग जनरेशन को ज़रूर कहूँगा कि आप जाइए, जगदीप एस छोकर साहब का प्रोफाइल सर्च कीजिए। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने जितनी कुर्बानी दी है, जितनी मेहनत की है, वो इस देश के किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री से कम नहीं है। कायदे से अगर मैं मानूँ, तो मैं उनका इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के नेताओं से बड़ा योगदान मानता हूँ। और अब आते हैं आज के मुद्दे पर कि क्या-क्या दलीलें दी गई। एडीआर जिसका आपने जिक्र किया, उनके वकील प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपनी ही प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की सभी जानकारी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। वोटर ग्रुप्स की ओर से जो अधिवक्ता थी वृंदा गोवर, उन्होंने कहा कि नागरिकों को गैर कानूनी एसआईआर का खामियाजा क्यों भुगतना चाहिए। नियमों और ईसी के मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है। केवल 30% आपत्तियों और दावों की एंट्री अपडेट की गई है। अश्विनी उपाध्याय भी एक वकील है इसमें। उन्होंने कहा कि आधार ना तो नागरिकता का प्रमाण है और ना ही पहचान का अंतिम दस्तावेज। इसे अन्य 11 दस्तावेजों के बराबर नहीं माना जा सकता। ये सरकार के चुनाव आयोग के तर्कों को एक तरह से मजबूती देने की कोशिश कर रहे थे। राकेश द्विवेदी जो कि चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने दावा किया कि आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहा है और सभी आपत्तियों पर सुनवाई हो रही है। हर नाम जोड़ने या हटाने का विवरण सार्वजनिक करने से लोगों की प्राइवेसी प्रभावित होगी। आप सोच लीजिए जरा क्या कह रहे हैं। संतोष जी, अभी 2 दिन पहले प्राइवेसी कहां चली गई? सब महिला सांसद हंस हंस कर मुस्कुराकर फोटो वायरल कर रही थी, तब चुनाव आयोग क्यों खामोश हो गया था? कहां चली गई थी प्राइवेसी उस समय? और सबको मौका दिया गया था बाकायदा फोटो खिंचवाने अरे का। जो फोटो खिंचवाने से रह गई उन्हें वापस भेजा गया कि जाइए दोबारा फोटो खिंचवाइए। कहां चली गई प्राइवेसी? अरे केवल आम नागरिक को मूर्ख बनाने का एक प्रोग्राम बना रखा है। तुम्हें नहीं कुछ करने देंगे, तुम्हें तुम्हारे रोजगार नहीं मिलने देंगे, तुम्हें तुम्हारी हेल्थ की सुविधाएं नहीं मिलने देंगे। बात अमेरिका की करेंगे, बात चीन की करेंगे, जापान की करेंगे, जर्मन की करेंगे, लेकिन क्या वो कानून व्यवस्था यहां लागू होगी? अरे किसी भी देश में किसी भी लाल बत्ती पर कोई वाहन नहीं रुकता है। अपने हिसाब से लाल बत्ती हुई, वाहन तुरंत रुक जाएंगे। हमारे यहाँ इस जुगाड़ में रहते हैं कि लाल बत्ती हम तोड़ें कैसे? कानून का पालन कराएगा कौन? पुलिस जब राजनीतिक चोला पहनकर काम करेगी तो क्या जनता को कानून का पाठ पढ़ा पाएगी? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने परसों कि पुलिस किसी भी राजनीतिक दल, धर्म, संप्रदाय, संविधान की शपथ लेने के बाद कोई काम नहीं करेगा। वही पुलिस उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर यूपी पुलिस है पूरे देश में, जिसमें पुलिस हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं मौजूदा सरकार में। इतिहास बनना है, क्या कहोगे? और मजाक अब बना तो नया दिया है। इतिहास बना दिया है शिव जी, अब तो नया इतिहास बना दिया है। अगर किसी राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सबसे ज्यादा लाठियां बरसाने का अगर कोई रिकॉर्ड बन रहा होगा या बनाया जा रहा होगा, तो उसमें भी यूपी पुलिस सबसे आगे होगी। नहीं, पुलिस ने एक ठेका ले लिया, टेंडर उठते हैं तो पुलिस ने टेंडर डाल दिया कि भाजपा की सरकार वापस नहीं आने देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, भाजपा की सरकार वापस नहीं आने देंगे। उन्हें किसी से लेना देना नहीं है।
जब पुलिस का इकबाल कमजोर हो जाता है तो अपराध चौगुना बढ़ जाता है। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। और इकबाल खत्म क्यों हुआ? क्योंकि जब हम किसी आपने देखा कि आतंकवाद था। आतंकवाद में क्या हुआ? आतंकवाद एक समुदाय के लोग करते थे। भारत ने आतंकवाद के खात्मे का प्रोग्राम बना दिया। अब आतंकवाद का दंश कौन झेल रहा है? सारे मुस्लिम कंट्री। अफगानिस्तान की मस्जिद के सामने बम फट गया, 150 मर गए। पाकिस्तान की मस्जिद के सामने बम फट गया, 200 मर गए। फला तुर्की, यमन, मतलब सारे मुस्लिम कंट्रीज में, किसी और कंट्रीज में नहीं। ये चीज समझा रहे हैं कि जो हम नफरत परोस रहे हैं, हम नाराजगी परोस रहे हैं। कितनी गुस्सा है। आपकी गाड़ी किसी की गाड़ी से टच हो जाए, आप गाड़ी से उतरो, दूसरा उतरते ही आपको झापड़ रसीद करता है। ऐसा पहले 10 वर्ष पहले नहीं तो ये शिव नाराजगी जी, थी। शिव जी बिल्कुल देखिए, नफरत जो है वो नफरत ही पैदा करता है। नफरत की उसी आग में पाकिस्तान जल रहा है, नफरत की उसी आग में इस दुनिया के कई मुस्लिम देश जल रहे हैं, और नफरत की उसी आग के कारण इस देश का बंटवारा हुआ था, और नफरत की उसी आग को फिर से पालने की, बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर क्या हुआ था? लोकसभा राज्यसभा में क्या हुआ था? जेपीसी की बैठक में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उन प्रावधानों को खारिज कर दिया, उसमें रोक का आदेश लगा दिया क्या जिन रह गई सरकार प्रावधानों की? पर सरकार इस की देश इज्जत क्या का बची? मुस्लिम जगत ऐतराज उठा रहा था। और सिर्फ आज मुस्लिम लोग ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम लोग ही नहीं सिर्फ जी, इस देश के लगभग लगभग तमाम विपक्षी राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे थे। बल्कि मैं यहां तक बताऊं कि लोकसभा में जिस दिन इस बिल को किरण रिजिजू साहब पेश कर रहे थे, तेलुगु देशम पार्टी के नेता ने खड़े होकर कहा कि इस बिल को जेपीसी में भेजा जाना चाहिए। यानी वो खुद भी संशय की स्थिति में थे। आपने बहुमत के बल पर जुगाड़ कर कर, सहयोगी दलों को पता नहीं कैसे मनाकर, नीतीश कुमार को घेर कर, चंद्रबाबू नायडू को घेर कर बिल पास तो करवा लिया, लेकिन सबका साथ सबका विश्वास वाली आपकी जो आपका जो नारा था वो कहां चला गया? और अब आगे आइए, देखिए क्या क्या हो रहा है। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बड़े ध्यान से मैं दर्शकों से कहूंगा कि सुनिए, कि शीर्ष अदालत ने सीधे सीधे कहा कि हम ये मानते हैं, ध्यान से, हम ये मानते हैं कि चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, पूरी बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कानून और अनिवार्य नियमों का पालन करेगा। यही तो शिकायत है कि नहीं पालन कर रहा है। शीर्ष अदालत ने 8 सितंबर के अपने उस आदेश को संशोधित करने से भी इंकार कर दिया जिसमें चुनाव आयोग को बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण में आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में, मान्य दस्तावेज के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया था। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस जाली हो सकते हैं, राशन कार्ड जाली हो सकते हैं, कई दस्तावेज जाली हो सकते हैं। आधार का इस्तेमाल कानून की अनुमति के अनुसार ही किया जाना चाहिए। और इस बीच में तमाम पक्षों को कहा गया है कि सभी अपनी दलीलों का एक संक्षिप्त नोट तैयार कर ले। 8 सितंबर को जो आदेश दिया गया था और जिस तरह से आधार कार्ड को स्वीकार करने का आदेश दिया गया था, उससे सुप्रीम कोर्ट अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। और चुनाव आयोग को कह दिया गया है, कोई किंतु परंतु नहीं, आपको हमारे आदेश को मानना होगा। अगर आपने आनाकानी करी तो हम एसआईआर के पूरे अभियान को ही रद्द कर देंगे, और जो हम बिहार को लेकर फैसला देंगे वही फैसला पूरे देश में एसआईआर अभियान को लेकर लागू माना जाएगा। उम्मीद करते हैं जो अगली सुनवाई रखी गई है 7 अक्टूबर को, उसमें सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला दे देगा और चुनाव आयोग को ये कह देगा अब कोई किंतु परंतु नहीं, फैसला ये है, ये आपको मानना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं माना तो ज्ञानेश कुमार जी, आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा। देखते हैं जज साहब ये अगली सुनवाई को कह पाते हैं या नहीं कह पाते हैं शिव जी। चलिए, इंतजार रहेगा 7 अक्टूबर का हमें कि 7 अक्टूबर को सर्वोच्च अदालत विधिवत इस केस को सुने, इस केस का निर्णय सुनाए। क्योंकि ये केवल बिहार का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। बड़ी तादाद में सभी प्रदेशों के लोग बाहर प्रदेशों में जाते हैं रोजगार के लिए, बाहर प्रदेश में जाते हैं नौकरियों के लिए। अगर सबके इसी तरीके से प्रपत्र चेक हुए तो फिर वोट कैसे बचेंगे? मैं मानता हूं कि खामियां हैं इसमें, एक एक व्यक्ति का वोट 3-3 जगह है, लेकिन उसकी जांच, कोई यूपी नंबर जब आपने बनाया है तो उसमें कोई एक ऐसा कोड बनाइए कि जब आप सर्च करो तो सारे वोट निकल के आ जाए, और उनमें से एक वोट उसको परमिशन दीजिए एक बार कि इन तीनों में से एक वोट को क्लिक करिए जिसे वैलिड किया जाए, बाकी दोनों वोट रिजेक्ट किए जाए। जिसके 2 वोट हैं उसे परमिशन दीजिए कि एक वोट रिजेक्ट कराइए, वरना मैं दोनों वोट रिजेक्ट कर दूंगा। ये प्रक्रिया जायज है। और ये चुनाव आयोग को सरकार का साथ देने का काम रोक देना चाहिए। खुल के एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, तो हमने टीएन सेशन देखे,
उन जैसा चुनाव आयुक्त तो इस देश को कब मिलेगा, इस देश के जनमानस को इंतजार है। जो व्यक्ति कांग्रेस में एक बड़े पद पर रहा, कांग्रेस की सरकार में, और जब प्रधानमंत्री ने किसी के जरिए उन्हें फोन कराया तो उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी संस्था का इंचार्ज हूं, मैं आज किसी की बात नहीं सुनूंगा, कल जब चुनाव हो जाए तब उनसे कहिए मुझसे बात करें। ऐसा चुनाव आयुक्त तो इस देश को कभी मिलेगा? वही टीएन शेषन जब लोकसभा का चुनाव लड़ने गए और उनका पूरा चुनाव महज 15,000 वोटों में सिमट गया, तो उन्हें लगा कि हमने जो किया था वो बहुत गलत था। लोगों को खतरा था कि अगर टीएन शेषन जैसा चुनाव आयुक्त रहा व्यक्ति चुनकर अगर संसद आ गया तो पता नहीं क्या क्या व्यवधान उत्पन्न कर देगा, संसद को सीधा चलना न सिखा दे कहीं। ये जो नेता नहीं है, एक ईमानदार व्यक्ति से डरते हैं, जैसे शुरुआत में वो डरे केजरीवाल से, लेकिन अगली बार उन्हें केजरीवाल का जो रहन सहन था वो अपने अनुकूल लगा, तो उन्होंने कहा एक और आ गया हम जैसा ही आदमी। केजरीवाल ने इस देश में एक ईमानदार राजनीति की कैद कर दी है। ये एक बार इसने उबाल भरा था सन 75 में, और उसके बाद इसने उबाल भरा 2014 में, अब फिर 50 साल बाद भरेगी, किसी को इंतजार करना पड़ेगा। 75 में राम मनोहर लोहिया, वो सब लोग आए थे लेकर, फिर केजरीवाल जी आए। शिव जी आपने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया आज, बड़ा अच्छा सुझाव दिया। मोबाइल नंबर कितने के, एक आधार कार्ड से कितने मोबाइल नंबर है ये जानने का एक ऐप है, संचार सारथी .gov.in। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपके आधार नंबर पर, आधार कार्ड पर कितने मोबाइल है, और उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया। जो चुनाव आयोग आधार कार्ड को नहीं मान रहा, भैया आधार कार्ड को पैन नंबर से जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से जोड़ दो, बिल्कुल। फिर एक आधार कार्ड से एक ही वोटर आई कार्ड जुड़ा रहेगा, और उसके बाद उनको ऑप्शन दे दो कि भाई देख लो कहाँ-कहाँ पे वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम है, इसमें से जितने फालतू है उसको डिसेबल कर दो। अब पवन खेड़ा पे जो आरोप लगा है, पवन खेड़ा यही तो कह रहे हैं कि भाई एक जगह मतदाता था, दूसरी जगह मैं शिफ्ट हुआ, मैंने चुनाव आयोग को लिख के दे दिया कि वहां से मेरा नाम काट दो, यहाँ पे मैं मतदाता रहूंगा, चुनाव आयोग ने नहीं काटा। इस तरह की गलती लाखों मतदाताओं के साथ इस देश में हो रखी है, क्योंकि चुनाव आयोग ढंग से अपना काम करता नहीं। मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद में कई लोगों के वोटर लिस्ट बने हुए हैं, वहां पे जो फीड करते हैं, जो पूरा डेटा जो है वो फीड करते हैं, आप उनको तमाम कागज दे दीजिए, तमाम दस्तावेज दे दीजिए, फिर भी वो सही तरीके से फीड नहीं करेंगे, कहीं नाम की गलती कर देंगे, कहीं मोबाइल नंबर की गलती कर देंगे, कहीं एड्रेस की गलती कर देंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जाते जाते एक और बात बता दूं, मैं बड़ी बात बता दूं, आज लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी पंजाब के दौरे पे थे, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना करने गए थे। वो एक जगह जो था वो नदी के दूसरी तरफ जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनको कह दिया कि नहीं वहां खतरा है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है, नदी के दूसरी तरफ का इलाका भी हिंदुस्तान का इलाका है, बॉर्डर पे है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अगर बाढ़ से पीड़ित ग्राम वासियों से मुलाकात करना चाहते हैं, नदी को क्रॉस करके मुलाकात करना जाना चाहते हैं, तो अपने ही बॉर्डर पर अगर आप लोकसभा में विपक्ष के नेता को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो क्या पाकिस्तान में जाके सुरक्षित रहेंगे क्या वो? ये बार-बार जो लोगों को कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, उनको ज़रूर बताना चाहिए। एक और बड़ी बात, चूँकि बिहार में एसआईआर की बात हो रही है, विस्तार से मैंने थोड़ा-सा बताया था, लेकिन थोड़ा-सा दर्शकों को बता दूँ कि बजट में एक पावर प्रोजेक्ट की घोषणा की जाती है। अभी रामदेव साहब वाला भी मसला बहुत बड़ा है। बजट में पावर प्रोजेक्ट की घोषणा की जाती है। कहा जाता है कि सरकार उस प्रोजेक्ट को लगाएगी। 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट होता है, 21,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होता है। बाद में सरकार इसे अपने हाथ खींच लेती है, कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। फिर बिडिंग की जाती है। बिडिंग में जीतते कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी साहब, जैसे कि उत्तराखंड में हुआ कि तीनों कंपनियों ने जो बिडिंग लगाई, आचार्य बालकृष्ण की कंपनियां थी, एक जीत गए। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारी कंपनियों ने बिडिंग लगाई हो, लेकिन अडानी साहब चलिए को मिला। अब उसमें क्या है चलिए जरा देख लीजिए, 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन, ₹1 प्रति वर्ष पर 33 साल के लिए गौतम अडानी साहब को दे दी गई। और यहीं तक नहीं रुका। मैं और आप हम दोनों जानते हैं कि महाराष्ट्र ज्यादा अमीर राज्य है कि बिहार ज्यादा अमीर राज्य है? कौन अमीर है? सब जानते हैं कि महाराष्ट्र अरे अमीर है। अरे पाठक सब जी, यहाँ नहीं, यहाँ अब कोई इसमें करोड़पति। थोड़ा-सा तो सुनिए कि अब जरा देख लीजिए कि बिहार की ज़मीन, बिहार का कोयला, बिहार के पैसे, बिहार के लोग, और बिहार उस प्रोजेक्ट से जो बिजली बनेगी, वो बिहार के लोगों को बेची जाएगी ₹6.75 प्रति यूनिट पर, और जबकि यही बिजली महाराष्ट्र में पता है अडानी साहब कितने में दे रहे हैं? ₹3 प्रति यूनिट पर। तो दुगने से भी ज़्यादा बिहार के लोगों को खरीदना होगा। पहले तो ₹1 में आप ज़मीन दो 33 साल के लिए, 1050 एकड़ ज़मीन,
और फिर महाराष्ट्र से दुगने से भी ज़्यादा दाम पर आप बिजली खरीदो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया उस परियोजना का। ये सवाल तो बिहार की जनता को पूछना चाहिए, भैया बता दो महाराष्ट्र अमीर है कि बिहार अमीर है? चलिए, कोई अमीर नहीं है, यहाँ कोई गरीब नहीं है, राजनीतिक दलों का काम है। अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है, ये कई बार बताया जा चुका है। इस देश की जनता को समझने की जरूरत है। अमेरिका में खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि वो हमारे परिवार के लोग हैं, उस पर भी लोग नहीं समझे। हर वक्त ये साफ होता चला जा रहा है। लेकिन क्या इस सब के बावजूद ये तय करेगी जनता बिहार के चुनाव में? इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे भी जरूरत है, सिर्फ 100 गज जमीन कहीं मिल जाती 1 रुपया के अगर किराए पे, तो मैं भी ले लेता। कहीं कुछ एक घर बनवा लेता जिसमें रहने के योग्य हो जाता। लेकिन मुझे तो कोई 100 गज जमीन नहीं देगा 1 रुपया पे। कोई सरकार नहीं देगी, कोई समर्थक नहीं देगा, कोई नहीं देगा। लेकिन वहां 1005 एकड़ जमीन 1 रुपया के रेंट पर, 1050 एकड़, 1050 एकड़। 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया के रेंट पर बिहार सरकार ने प्रोवाइड कर दी। धन्य है आप लोग। क्या करें, कहाँ हैं आपके चरण छू के हम अपना जीवन धन्य कर लेते। बारी बारी ईमानदारी, और फिर कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। शर्म आती है इन स्लोगनों पर, शर्म आती है नैतिकता पर, शर्म आती है शुचिता पर, शर्म आती है ईमानदारी पर। सब बेच खाया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लोगों को मूर्ख बनाओ और अपना काम चलाओ। 11 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के करता धरता नरेंद्र मोदी, अमित शाह आज तक हिंदू मुसलमान के अलावा किसी एक मुद्दे पर अगर वोट मांग के दिखाएं तो मैं समझूं कि उनकी नैतिकता अभी भी जीवित है, उनकी प्रामाणिकता अभी भी जीवित है। पिछले 11 वर्ष में 11 योजनाएं ये बताएं कि हमने ये जनहित में लागू की हैं और उनके एवज में हमें वोट चाहिए, उन्हें अपनी खुद सार्थकता पता लग जाएगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। चूंकि बात चुनाव की थी और हम कई बातें आपको बता बैठे, ज्यादा दवाई भी नहीं जलती आदमी पर, तो ज्यादा बताना भी ठीक नहीं होता है। इतना जो दिया है इसे ही आगे बढ़ाओ और समझो, देखो और सच्चाई को समझिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। संतोष पाठक और दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार और आभार।